नमस्कार विद्यार्थियों। अगर आपने कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है तो आपने लूसेंट सामान्य ज्ञान की वो नीले रंग की किताब जरूर देखी होगी। वो किताब जो हर एस्पिरेंट के टेबल पर मिलती है। आज हम उसी के पहले चैप्टर भारतीय इतिहास के परिचय की परतों को खोलने जा रहे हैं। और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पहले चैप्टर में वो कौन सी फाउंडेशनल बातें हैं जिन पर आगे की पूरी हिस्ट्री की इमारत खड़ी होती है। हाँ, एक मजबूत नींव बनाने के लिए। बिल्कुल। ये समझना यूपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, हमारे देश के इतने सारे नाम क्यों हैं? भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। स्रोत हमें सबसे पहले भारतवर्ष नाम की तरफ ले जाता है। इसकी कहानी क्या है? देखिए, इसकी कहानी हमें महाकाव्यों और पुराणों में मिलती है। अच्छा। स्रोत के अनुसार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले इस पूरे उपमहाद्वीप को भारतवर्ष कहा गया, जिसका सीधा सा मतलब है भरतों का देश। बिल्कुल, भारतों का देश। और यहाँ रहने वालों को भारती कहा गया, यानी भरत की संतान। तो ये भरत कौन थे? क्या ये महाभारत वाले राजा भरत हैं जिनके नाम पर ये देश बसा? हाँ, पौराणिक मान्यता तो यही कहती है कि ये नाम राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर पड़ा। एक और मान्यता भी तो है। हाँ, एक और मान्यता इसे ऋग्वेद में वर्णित भरत कबीले से भी जोड़ती है, लेकिन दोनों ही मामलों में सार एक ही है कि ये नाम एक प्राचीन वंश या कबीले से जुड़ा है। हाँ, जो इस भूमि की पहचान बन गया। यह हमारी सबसे पुरानी, एक तरह से कहें तो पारिवारिक पहचान है। दिलचस्प है। तो एक नाम तो ये हो गया, लेकिन स्रोतों में एक और प्राचीन नाम जम्बू द्वीप का भी जिक्र है। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है। ये है भी। जम्बू द्वीप का शाब्दिक अर्थ है जम्बू, यानी जामुन के वृक्षों का द्वीप। जामुन के वृक्षों का द्वीप। हाँ, ये नाम हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज अपने देश को सिर्फ एक राजनीतिक इकाई के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक और भौगोलिक इकाई के रूप में भी देखते थे। जी। ये इस भूमि की समृद्धि का प्रतीक था। तो भारतवर्ष एक तरह से लोगों से जुड़ा नाम हो गया और जम्बू द्वीप जमीन और प्रकृति से। सही कहा। अब कहानी में असली मोड़ तब आता है जब बाहरी दुनिया हमसे जुड़ती है और हमें नए नाम देती है। बिल्कुल। यहीं पर सिंधु नदी की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। और ये हिस्सा परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के दो सबसे मशहूर नाम, हिंदुस्तान और इंडिया, दोनों की जड़ इसी एक नदी से जुड़ी है। अच्छा। कहानी शुरू होती है प्राचीन ईरानियों से। जब वो भारत के संपर्क में आए तो उन्होंने इस देश को सिंधु नदी के पार की भूमि के रूप में पहचाना। लेकिन वो सिंधु को सिंधु नहीं कहते थे, है ना? यहीं पर वो भाषा वाला ट्विस्ट है। एकदम सही। प्राचीन फारसी भाषा में स ध्वनि का उच्चारण ह की तरह होता था। सा कहा। हाँ, ये एक आम ध्वन्यात्मक बदलाव है जो भाषाओं में होता रहता है। तो उनके लिए सिंधु नदी बन गई हिंदू नदी। अच्छा, हिंदू नदी। और उस हिंदू नदी के पूर्व में जो भी भूमि थी उसे उन्होंने हिंद कहना शुरू कर दिया। तो एक नदी का नाम सिर्फ एक अक्षर के उच्चारण के फर्क से पूरे देश की पहचान बन गया। सिंधु से हिंदू और फिर हिंद। हाँ, और फिर मध्यकाल में जब फारसी भाषा का प्रभाव और बढ़ा तो इसी हिंद शब्द में स्थान प्रत्यय जुड़ गया। स्थान, जिसका अर्थ होता है स्थान या भूमि। बिल्कुल। इस तरह शब्द बना हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम का स्रोत सीधे तौर पर ईरानी और फारसी प्रभाव से जुड़ा है। ये तो हुई हिंदुस्तान की पूरी कहानी। अब आते हैं इंडिया पर। क्या इसका भी रास्ता ईरान से होकर ही आता है? रास्ता अलग है, लेकिन स्रोत वही है, सिंधु नदी। अच्छा। इंडिया शब्द हमें दिया यूनानियों ने। जब सिकंदर के समय के यूनानी भारत पहुंचे तो उन्होंने भी इस देश को सिंधु नदी से ही पहचाना, लेकिन यूनानी भाषा में वो सिंधु को इंदे कहते थे। इंदे, इंडोस। हाँ, इंडोस। तो ईरानियों ने स का ह किया और यूनानियों ने सिंधु को इंदे बना दिया। बिल्कुल। और यही यूनानी शब्द इंदे जब लैटिन भाषा से होते हुए अंग्रेजी में पहुंचा तो इंडिया बन गया। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसी यूनानी रोमन परंपरा वाले नाम को आधिकारिक तौर पर अपना लिया। एकदम। ये तो कमाल की बात है। मतलब हमारे दो सबसे जाने पहचाने नाम, इंडिया और हिंदुस्तान, जो आज कभी कभी राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बन जाते हैं, असल में दोनों एक ही नदी सिंधु से निकले हैं।
बस एक नाम फारसी रास्ते से आया और दूसरा यूनानी। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। ये दिखाता है कि हमारी पहचान हमेशा से बाहरी दुनिया के साथ संवाद का नतीजा रही है। ये नाम हम कौन हैं से ज्यादा दूसरे हमें कैसे देखते थे की कहानी बताते हैं। एक ही भौगोलिक सच, सिंधु नदी, और दो अलग अलग संस्कृतियों ने उसे अपनी अपनी भाषा में कैसे समझा, यही इन दो नामों का इतिहास है। तो हमने देखा कि कैसे बाहरी दुनिया ने हमें नाम दिए, लेकिन भारत की अपनी एक अंदरूनी पहचान भी है जिसे यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ के पहाड़ों और नदियों ने गढ़ा है। स्रोत में इसी सिलसिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला का जिक्र आता है। ये सिर्फ एक पहाड़ तो नहीं है? नहीं, ये सिर्फ एक पहाड़ी श्रृंखला नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास और संस्कृति को समझने की कुंजी है। वो कैसे? अगर आप मन में भारत का नक्शा देखें तो विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को लगभग बीच से पूर्व से पश्चिम तक दो हिस्सों में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। एक तरह की प्राकृतिक दीवार जैसी। हाँ, बिल्कुल। और इस दीवार ने सिर्फ जमीन को नहीं बांटा, बल्कि संस्कृति और भाषा को भी प्रभावित किया। अच्छा, बहुत गहराई से प्रभावित किया। स्रोत यही बताता है कि ये एक सांस्कृतिक और भाषाई विभाजक रेखा भी है। मोटे तौर पर देखें तो विंध्य के उत्तर में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, हाँ, पंजाबी, वो सब इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से आती हैं। और विंध्य के दक्षिण में? विंध्य के दक्षिण में प्रमुख भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो मतलब सदियों तक इस पर्वत श्रृंखला ने विचारों, लोगों और भाषाओं के प्रवाह को नियंत्रित किया। बिल्कुल, जिससे उत्तर और दक्षिण में दो अलग-अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों का विकास हुआ। ये बिंदु परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये भारत की भाषाई विविधता की नींव को समझाता है। मतलब ये पहाड़ सिर्फ भूगोल का नहीं, इतिहास का भी हिस्सा है। सही कहा। अब भूगोल से लोगों पर आते हैं। स्रोत में जनसंख्या के निर्माण को लेकर एक खास नोट दिया गया है, जिसमें कुछ नस्लों का जिक्र है। ये काफी अकादमिक लगता है। हाँ, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर इस पर सीधे प्रश्न बनते हैं कि भारतीय जनसंख्या किन प्रमुख नस्लों का मिश्रण है। अच्छा। स्रोत हमें बताता है कि भारत की वर्तमान जनसंख्या किसी एक नस्ल से नहीं बनी है, बल्कि ये हजारों सालों में हुए कई माइग्रेशंस और मिश्रणों का परिणाम है। और स्रोत के अनुसार वो प्रमुख नस्लें कौन-कौन सी हैं? नाम थोड़े मुश्किल है। हाँ, नाम सुनने में थोड़े वैज्ञानिक लग सकते हैं। स्रोत के अनुसार ये 5 प्रमुख नस्लें हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेशॉइड, निग्रोइड और मंगोलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेलियो मेडिटेरेनियन। हाँ, कॉकेशॉइड, निग्रोइड और मंगोलॉइड। ये नाम तो याद करने पड़ेंगे, लेकिन आम भाषा में इसका क्या मतलब है? क्या हम इनके प्रभाव आज भी देख सकते हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ किताबी नाम नहीं है। ये हमें बताते हैं कि भारत एक असली मेल्टिंग पॉट है। जैसे? उदाहरण के लिए मंगोलाइड प्रभाव आप भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। द्रविड़ियन विशेषताएं दक्षिण में, कॉकेशाइड या इंडो आर्यन प्रभाव उत्तर भारत में। अच्छा। ये सूची हमें बस ये याद दिलाती है कि भारत की अनेकता में एकता वाली विशेषता का एक गहरा जैविक और नृजातीय आधार भी है। कि हम सब यहीं के हैं, लेकिन हमारे पूर्वज दुनिया के अलग-अलग कोनों से आए थे। एकदम सही। तो हमारे पास ये विशाल भूमि है, इतने विविध लोग हैं और हजारों साल का इतिहास है। अब इतना लंबा समय, इतनी सारी नस्लें, इतने सारे साम्राज्य, इसे कोई पढ़े तो कैसे पढ़े? ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए, जैसा कि स्रोत में लिखा है, इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को 3 मुख्य भागों में बांटा है। एक तरह से एक विशाल लाइब्रेरी में किताबों को अलग-अलग सेक्शन में रखने जैसा। बिल्कुल। और वो 3 सेक्शन हम सब स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हाँ। प्राचीन भारत में हम पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर लगभग हर्षवर्धन के समय तक का इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है। मध्यकालीन भारत, ये काल मोटे तौर पर 8वीं शताब्दी से शुरू होकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी मुगलों के पतन तक माना जाता है। और फिर आता है आधुनिक भारत। हाँ, आधुनिक भारत। इसमें हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन, ब्रिटिश शासन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक के इतिहास का अध्ययन करते हैं। ये विभाजन तो बहुत तार्किक लगता है और इसके बिना इतिहास पढ़ना लगभग असंभव होता। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प तथ्य है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। ये विचार कि इतिहास को इन 3 हिस्सों में बांटा जाए, ये आया कहाँ से? क्या भारतीय इतिहासकारों ने खुद ये तरीका खोजा था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत इसका सीधा जवाब देता है।
ये विचार भारत में पैदा नहीं हुआ था। अच्छा। इसका श्रेय एक जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। क्रिस्टोफ सेलियरस। एक जर्मन इतिहासकार? तो मतलब हम भारतीय इतिहास को जिस नजरिए से पढ़ते हैं उसका ढांचा एक यूरोपियन ने तैयार किया था। हाँ, क्रिस्टोफ सेलियरस ने सबसे पहले यूरोपीय इतिहास के संदर्भ में इतिहास को इन 3 कालखंडों में विभाजित करने की परंपरा शुरू की थी: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और फिर अंग्रेजों ने इसे यहाँ लागू कर दिया। बिल्कुल। जब अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा प्रणाली स्थापित की तो उन्होंने इसी मॉडल को भारतीय इतिहास पर भी लागू कर दिया और धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में मानक बन गया। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। मतलब हमारा पूरा नजरिया कि एक प्राचीन काल था, फिर एक मध्यकालीन युग आया और अब हम आधुनिक हैं, ये पूरा फ्रेमवर्क ही इम्पोर्टेड है। हाँ। ये नाम क्रिस्टोफ सेलियर्स और उनकी राष्ट्रीयता जर्मन, ये परीक्षा के लिए जरूर याद रखना चाहिए। निश्चित रूप से। ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, लेकिन यह हमें दिखाता है कि ज्ञान का निर्माण कैसे होता है और उस पर कैसे बाहरी प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो इस पूरे अध्याय को समझने के बाद अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका एस्पिरेंट्स को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, एक त्वरित पुनरीक्षण। इस चैप्टर से वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं? चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। इन्हें आप अपने नोट्स में भी शामिल कर सकते हैं। पहला तथ्य, भारतवर्ष नाम का सबसे पहला साहित्यिक उल्लेख हमें महाकाव्यों और पुराणों में मिलता है। इसका अर्थ है भरतों का देश। दूसरा तथ्य, हमारे 2 सबसे प्रसिद्ध नाम इंडिया और हिंदुस्तान दोनों की उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुई है, सिंधु नदी। तीसरा तथ्य, इंडिया शब्द यूनानियों के शब्द इंदे यानी इंडोस से बना है, जबकि हिंदुस्तान शब्द प्राचीन ईरानियों द्वारा सिंधु को हिंदू कहे जाने से विकसित हुआ। चौथा तथ्य, विंध्या पर्वत श्रृंखला भारत को भौगोलिक रूप से उत्तर और दक्षिण में बांटती है। यह उत्तर के इंडो यूरोपीय भाषा परिवार और दक्षिण के द्रविड़ भाषा परिवार के बीच एक महत्वपूर्ण भाषाई विभाजक भी है। पांचवां तथ्य, भारत की जनसंख्या का निर्माण 5 प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है। स्रोत के अनुसार ये हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेशियोइड, निग्रॉइड और मंगोलॉइड। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक, इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इन 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। ये 6 बिंदु इस परिचयात्मक अध्याय का पूरा सार हैं। ये बहुत ही उपयोगी सारांश है। आज हमने ल्यूसेंट के पहले अध्याय के माध्यम से भारतीय इतिहास की बुनियाद को समझा। ये सिर्फ कुछ नाम या तथ्य नहीं है, बल्कि ये वो लेंस है जिनसे हम आगे के इतिहास को देखेंगे और समझेंगे। जब हम मौर्य, गुप्त या मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो ये भौगोलिक और सांस्कृतिक समझ हमारे बहुत काम आएगी। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जाते हैं। इतिहास का यह विभाजन यानी प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक हमें अध्ययन में सुविधा तो देता है, लेकिन क्या यह हमें अनजाने में एक युग को दूसरे से श्रेष्ठ या पिछड़ा देखने का दृष्टिकोण भी देता है? जैसे प्राचीन को अंधकारमय और आधुनिक को प्रगतिशील मान लेना। हाँ, हमें ये सोचना चाहिए कि इतिहास के प्रवाह को इस तरह के खंडों में बांटने की अपनी क्या सीमाएं हो सकती हैं। इतिहास एक सतत बहने वाली नदी की तरह है जिसे हम अपनी सुविधा के लिए बांधों में बांटते हैं, पर नदी का प्रवाह तो अखंड रहता है।